और ये नफरत फैला करके पूरे बिहार को ये बर्बादी के अंतिम कगार पर पहुंचाने का काम ये सरकार किया है। नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी हों, नरेंद्र मोदी हों, ये लोग कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। देखे होंगे अभी आज भी पीएमसीएच के सामने कोरोना के संक्रमित बीमारी तरफ कर मर रहा है और डॉक्टर उसको छूने के लिए तैयार नहीं है। पहले बिहारी को बचाओ, उसके बाद चुनाव। सरकार के पास ऐसी नीयत और सरकार का नीति दोनों इस बीमारी के विपरीत है। ये बाढ़ जो आती है, क्या ये प्राकृतिक आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये नेताओं के द्वारा लाया गया है। बाढ़ आती है तो सरकार जो है बाढ़ के नाम पर ये बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग जो संबंधित विभाग के हैं, इसके लिए तो त्यौहार हो जाता है। बाढ़ जो है मानवीय आपदा है। बाढ़ आएगी, रिलीफ बांटा जाएगा और सरकार का जो नुमाइंदे लोग हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उस विभाग के जो मंत्री लोग हैं, ये लोग लूट का तांडव मचाएगा। पप्पू यादव जी ने कहा कि अगर हमारी कभी सरकार बन गई तो फिर बता देंगे। सरकार का जो नियत है, दलित को मारने की जो का नियत है, दलित को वो जिंदा देखना नहीं चाहता है। माननीय रामविलास जी को आप उदाहरण के साथ, ये दलित नेता हो सकते हैं, दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। क्रांति होने वाली है, आपको सर पता नहीं है। कहता है कि जुल्म के खेती में बगावत का किसान पैदा होता है, जरूरत पड़ने पर श्मशान में इंसान पैदा होता है। सिर्फ पप्पू यादव ही दिखते हैं पोस्टर से लेके गली चौराहे में, अन्य लोग दिखते नहीं हैं। ऐसा आरोप लग रहा है कि पप्पू यादव जो है लोगों को 500 रुपये करके, 1000 रुपये करके जो बांटने का काम करते हैं अपने राजनीतिक चमका में। पप्पू यादव जो कर रहे हैं, किसी का औकात है क्या? शोले फिल्म में एक माँ कहती है बेटे को कि बेटा चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सुने होंगे आप जी। अभी की परिस्थिति में बिहार में जब कहीं घटना होती है ना, तो एसपी कहता है दरोगा को जल्दी पहुंचो वहाँ, नहीं तो पप्पू आ जाएगा। ये जब समस्या के खिलाफ लड़ने की बात होती है, वो भीड़ सर आपको दिखाई देती है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री लोग जो जन्मदिन बनाते हैं, अपने बेटे का अपना सालगिरह मनाते हैं, वहाँ जाके देखे हैं भीड़। लेकिन जदयू के लोग तो बूस्टर पी चुके हैं, उसको कोरोना तो नहीं होने वाला। इसलिए अधिकार पार्टी जनता के साथ गठबंधन करने जा रही है। ये लोग करते रहे अन्य पार्टी के साथ, जो कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ये घोटालेबाज लोगों के साथ हम लोग नहीं करते हैं गठबंधन। हम लोग सीधा नौजवान के साथ गठबंधन, बिहार की जनता के साथ। तो क्या आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपका गठबंधन जो है तेजस्वी यादव के साथ नहीं होगा? तो अगर गठबंधन होगी तो 40 सीट अगर हमको मिलेगा सम्मानजनक, तो हम गठबंधन करेंगे, अन्यथा हमारी पार्टी लड़ेगी। एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हम, चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सत्ता के भूखे हम लोग नहीं है, सिस्टम को बदलने की तमन्ना हम लोगों के अंदर है। इस अफसोस इस बात का है कि ये कोरहा विधानसभा क्षेत्र एक अनुमंडल के लिए तरस रहा है। नमस्कार, मैं साहिद सांवरिया और आप देख रहे हैं स्क्यू मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने देखा कि कई एक पॉलिटिकल लीडर भी कोरोना से संक्रमित हो गए। आज जो हम जिस विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो आज हमारे खास मेहमान हैं, वो हैं वकील दास जी। उनसे ही हम सीधे जानेंगे कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर उनकी क्या चुनावी तैयारियां चल रही है। और एक बात जो आ रही है कि अभी इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से आजकल बिहार में पुल और पुलिया टूट रहे हैं, उसी तरीके से महागठबंधन भी टूटने के कगार पे है। तो हम इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे वकील दास जी से। और वकील दास जी कोढ़ा प्रखंड से आते हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अनुसूचित जाति जनजाति से। वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं कोढ़ा कटिहार से। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अभी जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई है। विपक्ष से ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि अभी चुनाव को टाला जाए। आपको क्या लगता है सर? आपका चैनल पर शायद मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल जहाँ तक सवाल है कि चुनाव होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, तो कुल मिलाकर हम बताना चाहेंगे कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो गठबंधन की सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है बिहार और बिहारी के प्रति। और आप जब देखेंगे तो हमेशा ये जात, धर्म, मजहब और नफरत की राजनीति करते हैं लोग। तो ऐसे लोग, कोरोना की महामारी से उसको कोई लेना देना नहीं है। बिहार में विकास कैसे होगा यह उसके लिए मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसके लिए सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आएगी, नौजवानों के
ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आएगी इसका कोई मुद्दा नहीं। इसका मुद्दा केवल है जात, धर्म, मजहब और नफरत। हमारे माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव, हम लोगों ने ये मिशन बनाया। हम लोगों का लक्ष्य है कि ऐसे लोगों से इस बिहार को बचाना है। और जो कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है ये लोग, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी हों, नरेंद्र मोदी हों, ये लोग कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सर सीधा सवाल है, क्या चुनाव अभी होने चाहिए? वही हम बता रहे हैं आपको, वही मैं बता रहा जी, हूँ। लेकिन सत्ताधारी दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है डर से चुनाव कराना अभी नहीं चाह रहे हैं। क्या डर लग रहा है सर? डर नहीं, इस बात पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपको कि पहले तो मतदाता बचेगा तब तो वो सरकार बनाएगी या किसी को मंत्री बनाएंगे, एमएलए एमपी बनाएंगे। जब जनता बचेगी ही नहीं, आज त्राहिमाम मचा हुआ है और सरकार के पास इस महामारी के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं, कोई मिशन, कोई लक्ष्य नहीं है। आप देखे होंगे अभी आज भी पीएमसीएच के सामने कोरोना के संक्रमित बीमारी तरफ तरफ कर मर रहा है और डॉक्टर उसको छूने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के पास ऐसा कोई किट नहीं आई है, ना कोई उसका जाँच करने का व्यवस्था है। और यह सरकार कह रही है कि हमारे पास सारा व्यवस्था है। हम तो देख रहे हैं पीएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, और आप देख लीजिए स्थानीय मेरा जो पीएससी है कोढ़ा, वहाँ भी अगर कोई रोगी अन्य बीमारी को लेकर के भी जाता है तो उसको डर से छूने से वो कतराता है। डॉक्टर कहता है कि शायद कोरोना वाला तो नहीं, उसको अपने भगवान के भरोसे और अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। पहले बिहारी को बचाओ, उसके बाद चुनाव। हमारे माननीय सांसद ने पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन सर लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के हिसाब से सही समय पे चुनाव भी तो होने जरूरी है। तो सही समय पर तो बीमारी से आखिर पहली प्राथमिकता तो सरकार को होनी चाहिए, पहले बीमारी को खत्म करें। बीमारी पर काबू पाना चाहिए सरकार को। कैसे हटेगा सर बीमारी? कहाँ पे चूक हो रही है सरकार से? सरकार की चूक नहीं, सरकार के पास ऐसी नीयत और सरकार का नीति दोनों इस बीमारी के विपरीत है। यह बीमारी सबसे पहले महामारी जो ये कोरोना जैसी महामारी है हमारे बिहार में, पूरे देश में है, खास करके बिहार में इधर संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चिंतित होना चाहिए। सबसे पहले तो हर प्रखंड मुख्यालय में या प्रखंड का जो अस्पताल है पीएससी, उस पीएससी में कोरोना के ट्रेंड कोई डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। वो कोरोना की जांच के लिए कोई अच्छी मशीन होनी चाहिए। उसके लिए दवाई की व्यवस्था झूठ मूठ की केंद्र सरकार भी कह रही है कि कोरोना का हमने दवाई निकाल लिया, कोरोना का हमने दवाई निकाल लिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कल के इंटरव्यू में कहा कि 3 साल मुझे समय दीजिए, 3 साल मुझे अगर समय मिल जाता है, सरकार अगर हमारी बन जाती है तो बिहार में बाढ़ नहीं आएगी कभी। ऐसे दावे करना, क्या रोड मैप है सर आपके पास? क्या प्लानिंग है कि आप बोल रहे हैं कि 3 साल में हम बाढ़ तो नहीं आएगा यहाँ पर? अच्छा एक बात बताइए आप सर, ये बाढ़ जो आती है क्या ये प्राकृतिक आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये नेताओं के द्वारा लाया गया है। बाढ़ के नाम पर वो जो बांध का जो व्यवस्था होती है, बांध जो बांधा जाता है, आप कहते हैं चूहा काट लिया और बांध टूट गया और बाढ़ आ गई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्राकृतिक आपदा है। नहीं, पर इसको हम लोग प्राकृतिक आपदा नहीं मानते हैं। लेकिन नियम के ये हिसाब से सरकार की लापरवाही का कारण है बाढ़। नियम के हिसाब से आपको हम बता देना चाहते हैं सर कि बाढ़ का कारण क्या है। सबसे पहले आज से तकरीबन 10-15 साल पहले भी पप्पू यादव ने कहा था कि जो बाढ़ आने वाले जो रास्ता है, गंडक है, नदी, अन्य नदियां जो है, उस नदी में जो गाद की व्यवस्था है, गाद जो जम गया है, सरकार को बाढ़ के पीछे खर्च करने से ज़्यादा बेहतर होता कि पहले गाद को निकाल लिया जाता, तो बाढ़ वो भयानक रूप धारण नहीं करती। आज वो पूरे गाद फैला हुआ है हर जगह। हावड़ा पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि हावड़ा में भी जो भयानक जो बाढ़ की स्थिति आ जाती है वो गाद के कारण। अन्य गंगा में हो, गंडक में हो, और सब कई नदियां हैं जो गाद से पूरा भरा हुआ है। जब गाद भरा रहेगा तो पानी तो बाढ़ तो आएगी। उस बाढ़ पर काबू पाने के पहले तो सरकार को ठोस बांध की जरूरत है, वो गाद निकालने की जरूरत है। अब बाढ़ आती है तो सरकार जो है बाढ़ के नाम पर ये बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग जो भी संबंधित विभाग के हैं, इसके लिए तो त्यौहार हो जाता है, लूट का एक जरिया हो जाता है। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये मानवीय आपदा है? ये मानवीय आपदा है। बाढ़ जो है मानवीय आपदा है। बाढ़ आएगी, रिलीफ बांटा जाएगा और सरकार क्या जो नुमाइंदे लोग हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उस विभाग के जो मंत्री लोग हैं, ये लोग लूट का तांडव मचाएगा। बाढ़ के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया लूटेगा। सरकार और प्रशासन दावा कर रही है कि बाढ़ के इलाके में पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। कोई इंतजाम नहीं है। हमारे कटिहार जिला के जिला पदाधिकारी कदवा, कल ही तो कदवा दौड़ा था उनका, उन्होंने स्पष्ट वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को हिदायत दिया ये नाटक मत करो। और ये दिखावा जिला पदाधिकारी का कल हम बयान सुन रहे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कटिहार जिला पदाधिकारी कमल तनुज जी को कि उन्होंने एक मानवीय संवेदना के तहत
उन्होंने एक इंसान के रूप में जनता के सामने आ करके, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी जो केवल दिखावा कर रहा था, मात्र 2 फटा हुआ नाव दिखा करके और कह रहा था कि यहाँ सारी व्यवस्था है। आज भी आपको पता चलेगा कदवा में भी एक नाव डूब गया, जबकि कहा कि नाव बहुत अच्छी स्थिति में है, उसके बावजूद भी अब ज़्यादा ओवरलोड का बहाना बना करके, हकीकत यह था कि नाव फटा हुआ था, पानी उसमें लिया और नाव डूब गई। वो तो वो वृक्ष नहीं होता अगर पानी में, तो वो व्यक्ति मर जाता डूब करके। वो सारे लोग वृक्ष का डाल ही पकड़ करके वो अपने आप को अपना जान बचाने का काम किया है। सर, आप जैसे दलित महादलित समाज से आते हैं और पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से बर्बर तरीका हमने देखा पुलिस के द्वारा जो मारा पीटा गया एक दलित समाज के लोगों को। लगातार हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं और पूरे देश में ऐसी होती है। आपके कोढ़ा प्रखंड में भी कुछ दिन पहले जो है सांप काट लिया था एक व्यक्ति को। तो ऐसे जो सारी घटनाएं होती है देश के अंदर में, आखिर इसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो सरकार है नहीं है। हम तो पहले आपने ही खुद कहा कि पप्पू यादव जी ने कहा कि अगर हमारी कभी सरकार बन गई तो फिर बता देंगे लोगों को। आज दलित के ऊपर जो अत्याचार हुआ, अन्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आप देख लीजिए घटना वायरल हो रहा है, किस तरह वो ठेका लिया था ज़मीन का और उस पर सरकारी कोई भवन बनाने के बहाने उस दलित को किस तरह पीटा गया और पति पत्नी जहर खाने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह की घटना बिहार में लगातार हो रही है। दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और सरकार का जो नियत है दलित को मारने की जो का नियत है, दलित को वो जिंदा देखना नहीं चाहता है। इसलिए कि सरकार जो वर्तमान में जो सरकार है, वो जो संविधान के द्वारा जो दलित को अधिकार मिला है, वो संविधान को भी समाप्त कर देना चाहता है और दलित को भी समाप्त कर देना चाहता है। और ये मनुवादी सिस्टम लागू करके मुट्ठी भर लोग इस पर शासन करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जैसे कुछ नेता हैं, समाज के रहबर हैं, लीडर अपने आप को बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक अच्छे पद पे या पोजीशन पे आ जाते हैं, वो अपने कौम के लोगों को भूल जाते हैं? देखिए, दरअसल अपने कौम से, जैसे हमारे माननीय रामविलास जी को आप उदाहरण के साथ, ये दलित नेता हो सकते हैं, दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। ये दलित के नाम पर हमेशा एक दलित को हथकंडा बनाया और उस दलित के नाम पर ये हमेशा, ये तो मौसम वैज्ञानिक, इनको सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हमारे रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक, हमेशा पता रहता है इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसको नीति और सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, दलित से इनको कोई लेना देना नहीं है, गरीब गुरबा पिछड़ी जाति से इसको कोई लेना देना नहीं है। इनको से हमेशा कुर्सी के लिए, हमने पहले भी कहा, ये लोग कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ये लोग कुर्सी के लिए नीति और सिद्धांत को ताक पर रख करके हमेशा सरकार में बने रहने का इसकी नीति है और नियम। आखिर कब तक यह समाज पिसता रहेगा? इस समाज को वोट बैंकिंग की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? क्रांति होने वाली है, आपको सर पता नहीं है? कहता है कि जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है, जरूरत पड़ने पर श्मशान में इंसान पैदा होता है। बिहार से क्रांति शुरू होगी और पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी में वन मैन आर्मी दिखाई देता है। सिर्फ पप्पू यादव ही दिखते हैं पोस्टर से लेके गली चौराहे में, अन्य लोग दिखते नहीं हैं। ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष रघुपति बाबू दिखाई देते हैं, उसमें अखलाक साहब दिखाई देते हैं, उसमें शमशाद जी दिखाई देते हैं, उसमें वकील दास जी दिखाई देते हैं। एक दलित पर्सन होकर के भी, हम दलित लीडर होकर के भी, हमारा भी फोटो पप्पू यादव के बगल में लगता है। ऐसा आरोप लग रहा है कि पप्पू यादव जो है लोगों को 500 रुपये करके, 1000 रुपये करके जो बांटने का काम करते हैं, अपनी राजनीतिक चमका में। अब सोचने की बात, लोग अलग अलग अपना अपना मूल्यांकन करते हैं। पप्पू यादव जो कर रहे हैं, किसी का औकात है क्या? अरे पप्पू यादव जो कुछ है इनके पास वो तो लुटा रहे हैं, जिनके पास है वो तो घर में उसकी संपत्ति जमा करके उस पर वो बैठे हुए हैं, और पप्पू यादव तो बांट रहे हैं। पप्पू यादव के अंदर बदलाव की भावना है, पप्पू यादव के अंदर परिवर्तन की भावना है। बिहार के प्रति चिंतित है, नौजवानों के प्रति चिंतित है, बिहार के किसानों के प्रति चिंतित है। इसीलिए तो बेचारा जो तकलीफ में है उसको पैसा दे के हो, वहाँ जा कर के हो न्याय दिलाने का काम। जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ आपको बता देना चाहते हैं, शोले फिल्म था, शोले फिल्म में एक माँ कहती है बेटे को कि बेटा चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सुने होंगे आप जी। अभी की परिस्थिति में बिहार में जब कहीं घटना होती है ना, तो एसपी कहता है दरोगा को जल्दी पहुंचो वहाँ, नहीं तो पप्पू आ जाएगा। ये स्थिति है, हर घटना पर पप्पू यादव, चमकी बुखार हो पप्पू यादव, पटना में बाढ़ आ जाए पप्पू यादव, कोरोना के महामारी से संक्रमित होकर के वो व्यक्ति मरता है वो पप्पू यादव, प्रदेश से मजदूर लौटता है उसको घर भेजने तक के लिए पप्पू यादव, कोटा में हमारा नौजवान छात्र फंसा हुआ था उसको लाने के लिए पप्पू यादव, अन्य प्रदेशों से दिल्ली होकर के आने वाले को पैसा दे दे करके उसको खाना खिला करके जब आती है तो वो पप्पू यादव। लेकिन हर जगह पप्पू यादव, हर जगह पप्पू यादव हैं और हर जगह पप्पू यादव भीड़ भी जुटा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा हमने 70 घाटी पुल में, जबकि लॉकडाउन 2.0 लगा हुआ है, इसके बावजूद जो है पप्पू यादव के
जहाँ हम सत्तर घाटी पुल की बात कर रहे हैं वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ दिखाई दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते भैया। देखिए जैसे वो पुल टूटा तो पप्पू यादव के पहुंचने के पहले तो वहाँ तो भीड़ थी। एक दूसरी बात, ये जब समस्या के खिलाफ लड़ने की बात होती है वो भीड़ सर आपको दिखाई देती है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री लोग जो जन्मदिन बनाते हैं, अपने बेटे का अपना सालगिरह मनाते हैं, वहाँ जाके देखे हैं भीड़, वहाँ डांस करते हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं, ये लोग जो है सत्ता के चलते ये अपना अपना सभा कर रहे हैं। ये वर्चुअल रैली क्या है? और आपको सबसे पहले पता, कोरोना की महामारी का आगाह पहले राहुल गांधी ने कर चुका था कि कोरोना की महामारी जनवरी में ही कर दिया था कि कोरोना फैलने वाली है, इस देश को बचाइए। उसके बावजूद भी आप ट्रंप को बुला करके लाखों लोगों को जमा करके अपने आमंत्रित किया है। कोरोना तो आपने लाया है। लेकिन जदयू के लोग तो बूस्टर पी चुके हैं, उसको कोरोना तो नहीं होने वाला। इसलिए वो जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जदयू को अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत पर चलना है। अब भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान जो कहेंगे वो सुनेंगे। उसको तो किसी से मतलब नहीं है, न पिछड़ी जाति से मतलब है, न दलित से मतलब है, न कोरोना से मतलब है, न नौजवान से मतलब है, न किसान से मतलब है। उसको तो बयानबाजी, झूठ मूठ का बयानबाजी करना है। नीतीश कुमार से तो अब कुछ हो नहीं सकेगा। कि पार्टी का जो झगड़ा है आरजेडी से वो क्या है? हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो सामंजस्यता दिखाई नहीं पड़ता है। वो गठबंधन की सारे चारों तरफ बात हो रही है और हम बताते थे जन अधिकार पार्टी जनता के साथ गठबंधन करने जा रही है। ये लोग करते रहे अन्य पार्टी के साथ, जो कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ये घोटालेबाज लोगों के साथ हम लोग नहीं करते हैं गठबंधन। हम लोग सीधा नौजवान के साथ गठबंधन, बिहार की जनता के साथ। तो क्या आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपका गठबंधन जो है तेजस्वी यादव के साथ नहीं होगा? ऐसी बात होगी, आलाकमान हमारे जो विचार होगा, अगर सम्मानजनक बात होगी तो गठबंधन होगी। सम्मानजनक बात नहीं, जैसे हम लोग बिहार में तकरीबन, जहाँ मेरा चुनिंदा कैंडिडेट है पूरे बिहार में, 40 से 45 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने का हम लोगों ने प्लान बनाया है, जहाँ मेरा विनर कैंडिडेट है और जो पूरी तैयारी कर चुका है। तो अगर गठबंधन होगी तो 40 सीट अगर हमको मिलेगा सम्मानजनक तो हम गठबंधन करेंगे, अन्यथा हमारी पार्टी लड़ेगी। हम लोग सिस्टम के खिलाफ, इस कोलैप्स कर चुके व्यवस्था के खिलाफ हम लोग एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सत्ता के भूखे हम लोग नहीं है, सिस्टम को बदलने की तमन्ना हम लोगों के अंदर है। कोढ़ा प्रखंड की सबसे मुख्य समस्याएं जो है, एक तरीके से हम कोढ़ा विधानसभा की बात कर रहे हैं, क्या सब है? सबसे पहली बात तो हम तो कई वर्षों से एक अनुमंडल की बात कर रहे हैं। कोढ़ा का अनुमंडल इसलिए बनना चाहिए कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र जो है 2 NH पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक प्लेस है। कभी यहाँ मुगल काल का आवास हुआ करता था, जहाँ नवाबगंज बगल में है, नवाब का शाही आवास हुआ करता था। हमारे कोढ़ा के बगल में 2-3 किलोमीटर की दूरी पर चथरिया पीर जगह है, जहाँ सैनिक छावनी हुआ करता था। बगल में जहाँ हम बैठे हुए हैं इसके जस्ट 100 गज की दूरी पर यहाँ एक तहसील कार्यालय हुआ करता था, जो 3 स्टेट का तहसील कार्यालय राजस्व जमा होता था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का। वो भी आज अवशेष बचा हुआ है। उसके बाद बगल में खिरिया हाट है, जो अंतर्राज्यीय हाट माना जाता है। कुल मिलाकर के, और गोंदवारा एक जगह ऐसा है जहाँ कलेक्टर का आवास हुआ करता था। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र एक अनुमंडल के लिए तरस रहा है।